नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। तो इससे पहले हमने चुनाव सुधार से संबंधित और भारत में राजनीतिक पार्टियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे चुनाव कंडक्ट करवाने वाली बॉडी के बारे में, यानी भारत में कौन चुनाव करवाता है या चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भारत में किसको सौंपी गई है। तो आज इसका अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है और जनता की इच्छा जानने का एक आवश्यक बैरोमीटर है। यानी हम जो लोगों की इच्छा जानना चाहते हैं तो फिर निर्वाचन या चुनाव करवाना जरूरी है, तभी हम एक सफल लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके माध्यम से साधारण नागरिक राज्य के प्रशासन में सक्रिय भाग ले सकते हैं। निर्वाचन जहां शासन और जनता को जोड़ने की आवश्यक कड़ी है, वहां वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आवश्यक अंग है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, इसका संचालन निर्दलीय आधार पर हो और वे सत्तारूढ़ दल के प्रभाव से मुक्त हो। भारत में सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया की स्थापना की है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब भारत का संविधान बना तो हमने लोकतंत्र को अपनाया और लोकतंत्र में निर्वाचन के सफल आयोजन के लिए हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। तो इससे पहले जब यदि हम चुनाव आयोग के बारे में पढ़ें, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इसी तरह का रेड बटन वीडियो के नीचे दिखाई देगा, उसको प्रेस करना है। तो चलते हैं भारत में चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि पता है आपको, मैंने अभी बताया कि निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दो तरह के आयोग्स और कमीशंस यहाँ हमारे देश में काम करते हैं। एक तो संवैधानिक और एक संविधानेतर, यानी जिनका निर्माण संसद के कानूनों के द्वारा किया गया है। और एक ऐसी बॉडी या ऐसे आयोग जिनका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया और हमारे संविधान में उनका प्रावधान किया गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है, तो अन्य भी बहुत सारे संवैधानिक निकाय हैं। तो एक बार थोड़ी नज़र मार लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्या जो निर्वाचन आयोग है वो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है या संविधानेतर है, या यूँ मान लो कि संसदीय वो कानून के द्वारा बनाया गया है या प्राइवेट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये एक संवैधानिक निकाय है, इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया। और अन्य कौन कौन से हैं थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट में यूपीएससी बोलते हैं, जो भारत में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भारत में जो आईएएस आईपीएस इनकी जो एग्ज़ाम भर्ती करवाती है, यानी सेंटर सर्विसेज के जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू और उनको नियुक्ति देने का काम यूपीएससी का होता है। तो ये यूपीएससी संवैधानिक संस्था है। स्टेट पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशंस है। तो इनका भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। इसी तरह फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़, यानी एससी एसटी के लिए
एक आयोग ST आयोग, SC आयोग का भी किया गया है। एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए एक आयोग संविधान के द्वारा बनाया गया है। केग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग बोलते हैं, CAG बोलते हैं, तो ये भी है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये महालेखा परीक्षक और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कुछ हमारे संवैधानिक निकाय हैं। ये संवैधानिक निकाय हैं और इनके अलावा कुछ ऐसे आयोग भी हैं जो गैर संवैधानिक होते हैं, या यूं कहें कि बाद में संसद के द्वारा बनाए गए हैं। तो संवैधानिक आयोग के अलावा जो गैर संवैधानिक हैं, जैसे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, CIC जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC इसको बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस, और CBI जो आजकल काफ़ी फेमस है, CBI, तो ये भी गैर संवैधानिक है, यानी इनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन संसद के कानूनों के द्वारा इनको बनाया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त भी गैर संवैधानिक आयोग है। तो ये अभी मैंने आपको गैर संवैधानिक बताए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए हमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय की ज़रूरत थी, जिसका गठन, ताकि इसका गठन भारत के संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से किया गया है। संविधान का जो आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल 324 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रट लो आज ही रट के साइड में रख दो, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए तो लिख देना। तो आर्टिकल 324 है, उसके तहत राज्य के संसद के, राज्य के विधानमंडल के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका चुनाव करवाता है संसद में, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के लिए, LS के लिए और RS के लिए, राज्य की जो विधानमंडल है तो उनके चुनाव, और राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी ये चुनाव है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो इनका चुनाव करवाना, इनके चुनाव को नियंत्रित करना, इस सभी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि सभी राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव भी यही करवाती है, और यानी दोनों के चुनाव है वो समान रूप से करवाती है। थोड़ा सा यहाँ ये भी बात याद रखने की है कि राज्यों में होने वाले जो पंचायत और निगम, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, उनको चुनाव आयोग है वो नहीं करवाता है। इनके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंचायतों और निगमों के, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने ही चुनाव करवाता है। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं। जैसे संविधान के भाग 12, यानी संविधान के भाग 12 में इसका जिक्र किया गया है।
आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसके बारे में पूरी ABCD लिखी हुई है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अब मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद ने जो विधि बनाई है उसके अकॉर्डिंग इसका निर्वाचन किया जाता है। पहले 1989 16 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्य था, यानी केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1979 को हमारे राष्ट्रपति जो वेंकटरमन थे उन्होंने दो अन्य यहाँ दो है, अन्य दो, यानी अब 1+2 टोटल कितने हो गए? 3 निर्वाचन आयुक्त, जिसमें पहला मुख्य होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनका स्थापना की और बहुसदस्यीय आयोग बताते हुए इसको व्यापक स्वरूप दिया। तो पूछ लिया जाता है कि बहुसंख्यक कब हुआ? 16 अक्टूबर 1979 को। उस समय राष्ट्रपति वेंकटरमन थे। तो उसके बाद में भी कुछ उतार चढ़ाव आए हैं जो हम आगे पढ़ रहे हैं। जब फिर उसके बाद में 2 जनवरी 1990 को जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी उसने वापिस इसको एक सदस्य बना दिया गया। लेकिन उसके कुछ सालों बाद में यानी 93 में 2 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करते हुए 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी। अब आपको पता ही है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है और इसी तरह का अध्यादेश राज्यपाल भी कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके और ऐसे अध्यादेश की आपको पता है कि 6 महीने वैलिडिटी होती है, उसके बाद में संसद को पास करना होता है। तो नेक्स्ट जो अक्टूबर के बाद में दिसंबर 20 1993 को संसद ने इस अध्यादेश पर एक विधेयक पास कर दिया और इसको बहुसदस्यीय बना दिया। और जो 2 अन्य आयुक्त थे यानी 1+2 थे उनको बराबर का दर्जा दे दिया, ऊंचा नीचा नहीं रखा बल्कि बराबर का दर्जा उनको दे दिया। हालांकि कहने में यही आता है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य होते दर्जा उनके पास बराबर होता है, यानी सेवा शर्तें उनकी बराबर होती है। इनकी राष्ट्रपति की नियुक्ति वापस मैं बोलना चाहूँगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद ने जो विधि बना रखी है उसके तहत की जाती है। योग्यता क्या होती है इनकी? इस संदर्भ में संविधान में कुछ नहीं लिखा है। इस संदर्भ में संविधान में कुछ नहीं लिखा है, ये संसद पे छोड़ दी गया है कि संसद समय समय पर विधि बनाएगी और उस विधि के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल कितना होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। 6 वर्ष प्लस में 65 वर्ष की आयु, या तो जैसे आज इनकी नियुक्ति हुई है तो आज से 6 वर्ष तक बने रहेंगे, या फिर आज नियुक्ति हुई है और इस दिन ये मान लो 63 साल के हैं तो ये फिर 2 साल 65 तक, ये जब वो 65 साल के होते हैं तब तक अपने सीट पर बने रहते हैं। यानी जो भी इनमें से पहले होगा तब तक ये रहेंगे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ही एक दो ऐसी पोस्ट हैं भारत में जो 6 वर्ष के लिए, वरना हम क्या देखते हैं पेपर में क्वेश्चन आएगा कार्यकाल कितना है, नीचे दिया होगा 3 4 5 6 कितने साल है, तो हम क्या करते हैं हमारे दिमाग में यही जचा होता है 5 वर्ष कि हर किसी की नियुक्ति 5 वर्ष होती है, तो हम 5 वर्ष देखते ही टिक कर देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि इसकी 6 वर्ष होती है, या फिर ऐसा लिखा आएगा 5 वर्ष प्लस में 62 वर्ष, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जिनकी 62 वर्ष ही आयु होती है, पर यहाँ इनकी क्या है 65 वर्ष है। 6 + 65 याद रखने की बात है। 6 वर्ष और 65 जो भी पहले होगी उसी के अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति की जाती है, यानी जो भी पहले होगी उस डेट पर ये रिटायर
हो जाते हैं। इनकी जगह फिर नया चुनाव आयुक्त है वो बना लिया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 वर्ष और 65 साल तक ही रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में इनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। वो होता है विशेष परिस्थितियों में, जैसे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या कुछ और समस्या हो जिसमें इनकी नियुक्ति करना संभव न हो, तो उसके लिए आज तक सुकुमार सेन जो पहले थे, सुकुमार सेन हमारे पहले पहले निर्वाचन आयुक्त थे। जहाँ तक मुझे याद है पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। तो सुकुमार सेन ही थे जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ये हम कंफर्म कर लेंगे। और उनके उसी की तरह SP सेन वर्मा दूसरे थे, SP सेन वर्मा, उनके कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष से ज़्यादा किया गया था, यानी उनको 6 वर्ष में रिटायर नहीं किया गया था। आगे चलते हैं। चुनाव आयुक्तों को पद से हटाया जाना, यानी कि जब 6 वर्ष 65 साल होगा तब तो वो हट ही जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिसमें उनको हटाया जाता है। यानी आर्टिकल 324 की जो उपधारा 5वीं है, धारा 5 है आर्टिकल की, उसमें इनके हटाने की प्रोसेस दी गई है। प्रोसेस क्या है कि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उस विधि से ही इनको हटाया जाएगा, इस विधि से ही इनको हटाया जाएगा। यानी जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रोसेस है उसी तरह से इनको हटाया जाएगा। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि कैसे हटाया जाता है, ताकि आपके मन में ये क्यूरीज तो आ ही जाएगी कि कैसे हटाना है। तो देख लेते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ये याद रखना, मुख्य को, अन्य को नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि से कम करने की सुरक्षा तो दी गई है, लेकिन उसको हटाने का भी प्रावधान किया गया है। जिस रीति से या जिन आधारों पर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरीके से हटाया जा सकता है। और कौन से आधार है? दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने के बाद में राष्ट्रपति, यानी दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग, दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित जब हो जाएगा तो उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जाएगा। जैसे कि राज्यपालों के लिए बोला जाता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो ऐसा इनके मामले में कुछ भी नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं बने रहते हैं, बल्कि इनको पहले भी हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, और लेकिन इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये उनके हटाने की प्रोसेस थी। तो वेतन भत्ते और शर्तें, यानी इनकी क्या है, वेतन भत्ते सेवा शर्तें समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखो, नियुक्ति किससे की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और हटाता को इनके वेतन भत्ते कौन सेट करता है? संसद के द्वारा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक बार CDS के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनके वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? हम देखते हैं राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति सेट करता हुआ नहीं, संसद के द्वारा की जाती है। कई बार प्रधानमंत्री आ जाता है उसमें, कई बार कैबिनेट आ जाती है, तो ये नहीं है, बल्कि संसद ही उनके वेतन भत्तों को निश्चित करती है। और इनके वेतन भारत में जो 2 तरह की आकस्मिक निधि और संचित निधि है, उसमें से जो संचित निधि है जिससे वेतन भत्ते न्यायाधीशों को दिए जाते हैं उसी तरह के, और राष्ट्रपति के वेतन दिए जाते हैं उसी तरह से संचित निधि से ही इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अब जब इनको चुनाव करवाना है,
चुनाव करवाना है तो इनको कर्मचारियों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि चुनाव करवाने के लिए आपने देखा होगा ईवीएम मशीन होती है, फिर एक पोलिंग ऑफिसर होता है, फिर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, फिर एक सेक्टर ऑफिसर होता है, फिर एक मजिस्ट्रेट होता है। यानी पूरे बहुत सारे कर्मचारियों को इनके लिए आवश्यकता होती है चुनावी काम के लिए। आप इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे, आपने देखा होगा कि आपके गांव में पोलिंग पार्टी आती है, चुनाव करवाती है, फिर जो मतों की गणना होती है तो वहाँ भी बहुत सारे कर्मचारी चाहिए। तो चुनाव आयोग के पास में खुद के तो इतने कर्मचारी है नहीं, तो इनको कहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं, यानी केंद्र में तो राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल का ये कर्तव्य होता है कि जितने भी कर्मचारी या जितनी भी सुविधाएं चुनाव आयोग को चाहिए वो ये दोनों प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको पता ही है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो राज्यपाल के होते हैं और सेंटर में राष्ट्रपति के होते हैं। और तो फिर इनको डेप्यूट कर दिया जाता है कुछ समय के लिए चुनाव आयोग को, और फिर ये चुनाव के से संबंधित जितने भी काम है वो करते रहते हैं। गांव में बीएलओ नाम सुना होगा, तो बीएलओ क्या होता है, चुनाव आयोग का अधिकारी होता है जिसको ये एक तरह से परमानेंट ही बना दिया गया है, और इनको परफॉर्म करने के लिए चुनाव आयोग का ही कर्मचारी होता है वो। और लेकिन उसकी डेपुटेशन बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, यानी चुनाव से संबंधित काम है, जैसे वोट बनवाना है, वोट हटाना है, या पर्चियां बंटवानी है, ये काम करना बीएलओ को होता है। वो भी चुनाव आयोग का कर्मचारी होता है, जिस होता वो टीचर है लेकिन उसको डेप्यूट किया जाता है चुनाव आयोग में। तो ये हमने पेज पर समझ लिया था कि कैसे हटाया जाएगा, कि न्यायाधीशों को हटाया जाता है वैसे हटाया जाएगा संसद के दोनों सदनों से, जब 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से इनको एक संकल्प पारित कर दिया जाएगा तो फिर राष्ट्रपति इनको हटा देगा। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, यानी डिमोशन इनका नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति के बाद में प्रमोशन ही होता है, डिमोशन नहीं होता है, सिर्फ हटाए जा सकते हैं। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त यानी 1+2 थे, तो ये 2+ जो राज्यों के आयुक्त होते हैं उनको हटाने का काम है वो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन वो कैसे हटाएगा, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी सिफारिश पे हटाएगा। जब वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनको हटाने की सिफारिश करेगा तो ही राष्ट्रपति हटा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। और दूसरी बात ये भी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसी की सिफारिश करे तो राष्ट्रपति हटाएगा ऐसा भी नहीं है, यानी राष्ट्रपति उसकी सिफारिश माने ये आवश्यक नहीं है। जो नवीन चावला थे, शायद नवीन चावला का केस था, उसमें शायद राम गोपाल थे या वेणुगोपाल थे, उन्होंने उनकी सिफारिश की थी कि इनको हटा दिया जाए लेकिन नहीं माना है, और बाद में उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी चावला जी को बना दिया गया था। तो ये सिफारिश माने ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन इनको हटाने के लिए सिफारिश की ज़रूरत है, न कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग के काम, पहला तो काम यही है कि चुनाव से रिलेटेड जितने भी काम हैं, निर्देशन है, नियंत्रण है, वो करना। फिर जो मतदाता सूचियां, वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं वो तैयार करवाने का काम, यानी को वोट को जुड़वाना है, किसको तुड़वाना है, किसको घटाना है, ये काम भी निर्वाचन आयुक्त का होता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, परिसीमन क्या होता है कि हर जनगणना के बाद में, ये ज़रूरी नहीं हर का, लेकिन जैसे ही सरकार चाहती है, संसद चाहता है, तो उसके आधार पर परिसीमन किया जाता है, यानी सीमा दोबारा डिसाइड की जाती है। जैसे हमारे हरियाणा में जैसे सिरसा विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें कई बार ओडा जोड़ दिया जाता है, अगली बार परिसीमन होगा तो ओडा हटा के डिंग जोड़ दिया जाएगा। यानी ये जो परिसीमन यानी इनकी सीमा निर्धारण करने का काम भी चुनाव आयोग का रहता है। राजनीतिक दलों को निर्वाचन में ठीक से व्यवहार करने के लिए निर्देश देना, यानी कि जितने भी
राजनीतिक दल हैं वो चुनाव के दौरान कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे और कैसा अनुशासन रखेंगे, किस तरह वो अपना प्रचार करेंगे, इसके बारे में गाइडलाइन जारी करने का काम भी निर्वाचन आयुक्त का रहता है। चुनाव की तिथियों की घोषणा, चुनाव कब करवाने हैं इसकी तिथि की घोषणा भी निर्वाचन आयुक्त का होता है काम। यानी इतनी तारीख से चुनाव होगा, इतनी चरणों में होगा, पहला चरण इस तारीख को होगा, दूसरा चरण, अभी बंगाल चुनाव आपको पता ही है 8 चरणों में हुआ था। तो कहने का मतलब वो चरण डिसाइड करना प्लस में कब होगा चुनाव, ये तारीख तय करने का भी चुनाव आयोग का ही काम होता है। यदि उनको लगता है चुनाव करवाने की परिस्थिति है तो वो करवाते हैं, यदि उनको लगता है चुनाव करवाने की परिस्थिति नहीं है तो फिर वो चुनाव नहीं करवाते हैं। पर चुनाव की घोषणा करना राष्ट्रपति का काम है भाई, ये याद रखने वाली बात है। राष्ट्रपति घोषणा राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयोग से पूछेगा कि हाँ चुनाव करवाना है क्या, और उसकी घोषणा वो ही करेगा। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, यानी जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं उनको मान्यता देने का काम है, वो देखता है मान्यता के पैरामीटर। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि किस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा है, किसको राज्य दल का दर्जा है और कौन से गैर मान्यता प्राप्त दल हैं, ये डिसाइड करने का काम निर्वाचन आयोग का होता है। ये आप इसकी जो शर्तें हैं वो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको देखनी भी चाहिए। चुनाव चिन्ह कैसे प्रदान किए जाते हैं, यानी जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनके फिक्स होते हैं, यही चुनाव होंगे। प्रांतीय दलों के भी फिक्स होते हैं, पर गैर मान्यता प्राप्त के जो दल होते हैं उनको फिक्स नहीं होते हैं, या निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उनके चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं होते हैं, तो उनको चुनाव चिन्ह अलॉट करने का काम भी निर्वाचन आयोग का होता है। ये दोनों टॉपिक हैं, ये मेरे पिछले वीडियो में है, आप ज़रूर देखें, लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। निर्वाचन से संबंधित कर्मचारियों की पर नियंत्रण, यानी जो निर्वाचन ड्यूटी में जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनको नियंत्रित करने का काम भी चुनाव आयोग का होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी चुनाव यही करवाते हैं। चुनाव पुनः करवाने, यानी कई बार उपचुनाव करवाना हो या फिर कहीं कोई सदस्य का एक्सपायर हो गया है तो चुनाव एक्सटेंड करने का काम भी इन्हीं का होता है। वोटिंग मशीन की सुरक्षा, मतों को गिनना, चुनाव से संबंधित निर्देश जारी करना, राजनीतिक दलों को रजिस्टर करना, चुनाव में योग्यता संबंधी सलाह, यानी कि कौन सा कैंडिडेट योग्य है कौन सा अयोग्य है। कई बार कैंडिडेट होते हैं जिनकी योग्यता का चेक करने का काम है वो चुनाव आयोग का रहता है, लेकिन डिसीजन इनका संसद में होता है। अब इसके पुनर्गठन के लिए सुझाव, यानी बहुत सारी समितियां बनी है जिसमें तारकुंडे समिति है। तारकुंडे समिति ने इसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं। तारकुंडे समिति इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है ये पूछ लिया जाता है, तो ये चुनाव से संबंधित समिति है। दिनेश गोस्वामी समिति भी इसी से संबंधित है। और भी मेरे पिछले वीडियो में जितनी भी समितियां बनी है उनके बारे में विस्तृत से हमने चर्चा कर ली है, या मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मेरे लिस्ट है वीडियो की, वो आपके पास आ जाएगी, तो उसमें आप देखिए। तो उसने तारकुंडे समिति ने क्या सिफारिश की है कि राज्यों के निर्वाचन आयोग स्थापित किए जाएं, यानी एक ही निर्वाचन आयोग नहीं होना चाहिए, अलग अलग निर्वाचन आयोग होने चाहिए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में एक के बजाय 3 सदस्य हों जो कर दिए गए हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक ऐसी समिति की सिफारिश, अब तो क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, समिति की सिफारिश नहीं होती है, लेकिन इसमें ये मानते हैं प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्षी दल के नेता से बनी हुई जो कमेटी होगी उसके द्वारा जो सिफारिश की जाएगी उसके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार यदि उपयुक्त सुझावों को निर्वाचन आयोग में शामिल कर दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। हमारे निर्वाचन आयोग है वो बहुत अच्छा काम कर सकता। तो वर्तमान में हमारे सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। लगभग 22-23 निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं, तो इसलिए
आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।